कहाँ पर हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, हम हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच, व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। आपको पता है कि एक समाज में यदि मैं समूह की बात करूं तो समूहों के बीच भी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, ठीक है। सरकारों के बीच में भी होते हैं, राज्य से राज्य के भी झगड़े होते हैं, ठीक है। इन विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, ऐसी संस्था जिसमें किसी और का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वे अमीर हैं चाहे वे गरीब हैं, ठीक है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। कानून जो हो वह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले, एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। और इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो न्यायपालिका हमारी होगी वह राजनीतिक जो दबाव होता है उससे दूर होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या अर्थ है, ठीक है। जो अर्थ है वो हमें यहाँ से देखना है। यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, सबसे पहली बात यह आती है, यहाँ पर मैंने स्वतंत्रता की बात की है तो हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में देखा कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है। फिर जब हम सेकंड कंसेप्ट करेंगे तो वो जो सुनिश्चितता किस तरीके से की जाएगी कि किस हद तक उसको ज़रूरत है। तो देखिए, वहाँ से देखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वे ठीक ढंग से न्याय कर सके। सबसे पहला कार्य यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमने सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया था। 3 अंगों में कैसे किया था, एक कार्यपालिका पहला, दूसरा हमने विधायिका और तीसरा हमारी न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो इस तरीके से काम करे कि जो सरकार के 2 अन्य अंग हैं, 2 अन्य अंग कौन से हैं, कार्यपालिका और विधायपालिका, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना कर सकें। सेकेंडरी, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। जो सरकार के अन्य अंग हैं वो भी न्यायपालिका के जो भी डिसीजंस हो उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश को कार्य करते टाइम किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होना चाहिए और वह बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सके, ऐसी सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका क्या है भाई, न्यायपालिका की मतलब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वेच्छाचारिता व उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका क्या है, जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है उसका ही एक पार्ट है, उसका ही एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, देश के संविधान के लिए, लोकतांत्रिक परंपरा के लिए और जनता के प्रति जवाबदेह है। उसके बाद आगे देखिए, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है। अभी तक हमने कहा कि जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता होती है और उसमें कभी भी जो विधायिका है और कार्यपालिका है उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसकी स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, अब यह हम देखेंगे। देखिए, और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसे सुनिश्चित किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। जब भी कभी भी किसी न्यायाधीश को अपॉइंट किया जाता है तो उसमें जो हमारी विधायिका है, दैट मीन्स जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर है, जो राज्य स्तर पर विधायिका है, दोनों में से किसी को भी सम्मिलित नहीं किया जाता। इससे यह सुनिश्चित किया गया है
देखिए, इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रही। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। देखिए, ये कहता है यदि किसी को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि वह पॉलिटिक्स से संबंधित हो, वहाँ पर वह कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार कभी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, जो उसके राजनीतिक विचार हैं या जो उसकी निष्ठाएं हैं उसके आधार पर कभी भी किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर की जाती है और जो उसकी योग्यता है वह कानूनी योग्यता होनी चाहिए, वो कानूनी विशेषज्ञ होना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं। जो इनका टेन्योर पीरियड है वो फिक्स होता है और जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती है तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। देखिए, कार्यकाल से पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। जब तक उनके कार्यकाल की समाप्ति नहीं होगी, उन्हें सेवानिवृत्ति नहीं मिलेगी, तब तक उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। और उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, इसी वजह से वह बिना भय के अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। ठीक है, इससे वो बिना किसी डर के अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं, अपना कर्तव्य कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद क्या है, सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, संविधान ने जिन्होंने जो हमारे संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, ठीक है, उन लोगों का मानना था यह है कि मतलब यदि हम जो हटाने की प्रक्रिया है उसे कठिन कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो न्यायपालिका के सदस्यों का पद क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। फाइनेंशियल रूप से यह जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है उस पर निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। जो इनके वेतन हैं और जो भत्ते हैं, इनके जो इनको सैलरीज मिलती हैं, उसके लिए यह मतलब विधायिका के ऊपर निर्भर नहीं है। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई भी न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को ही उसे दंडित करने का अधिकार है, किसी अन्य को अधिकार नहीं है। सिर्फ उसे दंडित कौन कर सकता है, उसे दंडित जो है वह न्यायपालिका ही कर सकती है। फिर उसके बाद देखते हैं, माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और उसकी नाजायज़ आलोचना नहीं होगी। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। संसद को विचार करने का कब अधिकार दिया गया है, जब वह उनको उनके पद से हटाने चाह रही है या हटाने का प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकती है। सिर्फ न्यायपालिका में जो विधायिका है, विधायिका में सिर्फ न्यायपालिका का डिस्कशन तब होगा जब किसी न्यायाधीश को हटाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है उस समय पे, अदरवाइज़ कभी भी नहीं होगा। इसलिए जो है न्यायाधीश वो आलोचना के भय से मुक्त होकर अपने निर्णय ले सकते हैं। अब देखते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्वाध नहीं रही है। मतलब राजनीतिक पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ना हमारी विधायिका इन्वॉल्व होगी, ना ही इसमें हमारी कार्यपालिका इन्वॉल्व होगी। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हैं। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबंध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं, इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, जो न्यायिक नियुक्ति होती है उसकी प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित करता है, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश
की नियुक्ति के मामलों में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको इसके पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, यह है मतलब जब हम अपने कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब चुनाव करते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उसका चुनाव जो है वो कब होगा? बेसिस ऑन द सीनियरिटी, ठीक है, वरिष्ठता के आधार पर जितनी ज़्यादा एज होगी, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसे भारत का चीफ जस्टिस घोषित किया जाएगा। लेकिन 1973 में ऐसा हुआ था कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। उस टाइम पे कांग्रेस थी, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, उसी टाइम पे ऐसा हुआ था कि वरिष्ठता के पहलू को छोड़कर और जो भारत के A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बिग की नियुक्ति की गई थी। 1975 में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। देखिए, यदि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो जो राष्ट्रपति के साथ मिलकर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन किसकी सलाह को मानकर? भारत के मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि जो न्यायाधीशों से संबंधित जो भी नियुक्ति होती है वो किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है। क्यों होती है मंत्रिपरिषद के पास? क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो सजेशन होता है वो हमारे प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 74। ये मैंने आपको 4 चैप्टर में क्लियर कर दिया था। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? मुख्य न्यायाधीश से सलाह क्यों ली जाती है? देखिए, मंत्रिपरिषद इसमें इन्वॉल्व है, फिर हमारे जो मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह क्यों ली गई है, अब हम यह देखेंगे। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। ठीक है, एडवाइस देने का काम किसका है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी हैं। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था? एडवाइस है, माने या ना माने डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, बट बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्सरी कर दिया। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नामित प्रस्तावित करेगा। कुछ नाम जो है वह प्रस्तावित करेगा। देखिए, मुख्य न्यायाधीश जो है वह अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ अन्य नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जो 4 नाम दिए गए हैं उसी में से कोई एक चूज करके उसे अपॉइंट करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। यहाँ से आप सामूहिकता किस चीज़ को कह रहे हैं? सामूहिकता का मतलब क्या है? सामूहिकता का मतलब है कि जो 4 न्यायाधीशों ने निर्णय लिया, ठीक है, जो वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश थे उन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने यह चीज़ बताई। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चैप्टर? यहाँ तक हमने देखा है। आज हमने क्या क्या रीड किया है एक बार देखिए आप। यहाँ आपने देखा कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए बेटा, क्वेश्चंस आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम चाहते हैं, जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, कुछ संस्थाएँ हैं जिनके आपस में वाद विवाद होते हैं, तो ये हर कोई लोकतांत्रिक सरकार के अंदर चाहेगा कि मतलब बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर गरीबी अमीरी, किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। जो निर्णय दिया जाए वो निष्पक्ष दिया जाए और एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो निर्णय निष्पक्ष रूप से दे सके। ठीक है, तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड,
क्या कहता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, ठीक है, वे बिना किसी डर के अपना निर्णय ले सके, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की स्वतंत्रताएं इसके अंदर निर्धारित की गई हैं। जो निर्धारित की गई हैं उसका एक क्राइटेरिया भी बनाया गया है, जैसे कि जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो वरिष्ठता के आधार पर चुने जाते हैं। दूसरी बात, हर किसी का एक फ़िक्स टेन्योर होता है, एक पीरियड होता है, वो पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं होता है उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक कठिन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तब उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और यह प्रोसीजर इतना कठिन क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो हमारे संविधान के निर्माता थे, ठीक है, जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो ये चाहते थे कि यदि यह प्रोसीजर कठिन बना दिया गया तो न्यायाधीशों के जो पद हैं वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, इसलिए उन्होंने इस प्रोसीजर को डिफ़िकल्ट कर दिया। उसके बाद यदि हम बात करें तो कोई भी व्यक्तिगत रूप से, मतलब जो न्यायपालिका ने जो भी निर्णय दिया है उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। विधायिका के अंदर सिर्फ न्यायपालिका का या न्यायपालिका के कार्यों का डिस्कशन तब होगा जब किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह सीनियरिटी के बेस पे होती है। उसका राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वह कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको कानून की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वह नियुक्ति उसकी की जा सकती है। 1973 और 1975 में जो हमारे न्यायाधीश चुने गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए, वो दो क्या हैं, इसके अपवाद हैं। क्लियर हो गया आपको? क्लियर है आज आपको इतना टॉपिक?